हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचर। गाइस, इस वीडियो में हम वंशानुक्रम एवं वातावरण के एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, मस्तिष्क के चेतन मन का 10वां भाग होता है। ये जो चेतन मन है ये मस्तिष्क का 10वां भाग होता है। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन है, अचेतन मन में दुग्ध जो बातें होती हैं और जो दमित इच्छाएं होती हैं इनका भंडार होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड ऑप्शन है, अर्धचेतन मन जो है चेतन मन और अचेतन मन के मध्य जो है एक सेतु या पुल का कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों के तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तीनों ही बातें जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छाओं की जननी जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अहम, या जिसे ईगो कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है परम अहम, या जिसको सुपर ईगो कहेंगे। एंड थर्ड इदम। एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। गाइज, इच्छाओं की जो जननी है वो इदम को कहा जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जाता। यह कहें कि अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं है। फर्स्ट, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता। तो ये लक्ष्य के प्रति जो होगा यही उसकी जो है विशेषता नहीं होगी। और बाकी सभी अपेक्षित मानदंडों के अनुसार जो है छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करेगा, ये उसकी विशेषता होगी। एंड छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होगा, ये भी उसकी विशेषता होगी। एंड छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार जो निर्धारित करेगा, ये भी उसकी विशेषता होगी। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो है छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करेगा, ये अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा इसका जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है। फर्स्ट, साक्षात्कार। सेकंड, मुक्त साहचर्य। थर्ड, शब्द साहचर्य। फोर, स्वप्न विश्लेषण। गाइज, व्यक्तित्व मापन की जो ये साक्षात्कार विधि है ये इसकी जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार स्वयं से प्रेम करना या कहीं की मोह रखना क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है लिबिडो। सेकंड है नार्सिसिज्म। एंड थर्ड है इरोस। फोर है इनमें से कोई नहीं। गाइज, सिगमंड फ्राइड के अनुसार स्वयं से प्रेम करना या मोह रखना या करना ये जो है नार्सिसिज्म जो है कहलाता है। ऑप्शन जो सेकंड है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की अवस्थित रूप में छानबीन का जो है प्रयास किया, वह है। ऑप्शन फर्स्ट है मैक्स वर्दिमर। सेकंड है E.L. थॉर्नडाइक। थर्ड है सिगमंड फ्राइड। फोर है अल्बर्ट वेंडोरा। गाइज, मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन करने का प्रयास है सबसे पहले जो है सिगमंड फ्राइड ने किया था। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या हो। फर्स्ट है इदम व अहम के बीच संतुलन जो है स्थापित किया जाता है। सेकंड है अहम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। थर्ड है इदम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। एंड फोर है मजबूत अहम को बनाया जाता है। गाइस, एक संतुलित जो व्यक्तित्व है उसमें जो है अहम और परम अहम के बीच में जो है संतुलन बनाना होता है। तो ये मतलब अहम और परम अहम के बीच में अगर संतुलन स्थापित हो गया तो उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन के अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है, भारी नहीं बाहरी, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट है जिस वर्ड के अनुसार। सेकंड है रोज के अनुसार। थर्ड है एनास्टेसी के अनुसार। एंड फोर है वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार वातावरण बाहरी शक्ति है और ये जो है हमें प्रभावित करती है, तो ये जो है रोज के अनुसार है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार इदम का आधार जो है किसे माना जाता है या किसे मानेंगे? फर्स्ट है भय को, सेकंड है सुख को, थर्ड है निराशा को, फोर है कल्पना को। सिगमंड फ्रायड, ये जो सिगमंड फ्रायड है इनके अनुसार जो है इदम इदम का जो आधार है ये सुख को माना जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड की तुलना जो है मन से किसने की? फर्स्ट है क्रो ने, सेकंड है रोस ने, रोक्स नहीं रोक है यहाँ पे, रोस, तो यहाँ पे टाइपिंग है रोज, एंड थर्ड है सिगमंड फ्रायड, फोर है गैरेट। गाइज, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड की तुलना जो है मन से ये की थी सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास पूर्ण से अंश की ओर, विकास जो है पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह सिद्धांत जो है किस वाद के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है व्यवहारवाद के अंतर्गत, सेकंड है पूर्णांगवाद के अंतर्गत, थर्ड है प्रयोजनवाद के अंतर्गत, एंड फोर है इन सभी के अंतर्गत। ये सभी गाइज, ये जो विकास जो है पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये जो है पूर्णांगवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैस एल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सामान्य बालकों में विकास का जो क्रम है वो समान होता है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा उन्होंने? तो ये फर्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत है, सेकंड है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत है, थर्ड है सतत विकास का सिद्धांत है, एंड फोर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो गाइज, ये जो है ये इनको जो स्टेटमेंट है ये समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है ये इसको शो करता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर कब तक सतत रूप से चलता रहता है? फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकंड है किशोरावस्था तक, थर्ड है प्रौढ़ावस्था तक, एंड फोर है वृद्धावस्था तक। गाइज, मानव का विकास का क्रम जो है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो है निरंतर चलता रहता है। ऑप्शन जो फोर है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने माह में शिशु के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं? फर्स्ट है 4 माह, सेकंड है 6 माह, एंड थर्ड ऑप्शन है 7 वर्ष, एंड फोर है 8 वर्ष। गाइज, ऐसे शिशु के जो दांत हैं वो 6 माह में ही जो है आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किनके कथन के अनुसार जो है बालक के प्रथम 6 वर्षों में जो है बाद के 6 वर्षों से दुगना सीख लेते हैं? किसके अनुसार? बालक पहले के जो 6 वर्ष होते हैं, प्रथम 6 वर्ष होते हैं, उसमें बाद के 12 वर्ष से जो है दुगना सीख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गैसियल के अनुसार, सेकंड है कप्पुस्वामी के अनुसार, एंड थर्ड है स्ट्रंग के अनुसार, एंड फोर है एडलर के अनुसार। गाइज, ये जो है बालक के प्रथम 6 वर्षों में जो है बाद के 6 वर्षों से जो है दुगना सीख लेते हैं, ये जो है गैसियल ने कहा था। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था के किन वर्षों में जो है शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था के किन वर्षों में जो है शिशु का शारीरिक विकास जो है अति तीव्र गति से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम 2 वर्षों में, सेकंड है प्रथम 3 वर्षों में, थर्ड है प्रथम 4 वर्षों में, एंड फोर है प्रथम 5 वर्षों में। गाइज, शैशवावस्था के 3 वर्षों में जो है बच्चे का विकास जो है अति तीव्र गति से होता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वंशानुक्रम जो है किसके व्यक्ति गुणों का योग है? वंशानुक्रम किसके व्यक्ति गुणों का योग है? फर्स्ट है अर्जित, दूसरा है जन्मजात, तीसरा है मानसिक, एंड फोर है सामाजिक। वंशानुक्रम जो है
जन्मजात व्यक्ति गुणों का योग है। किसका योग है? जन्मजात जो व्यक्ति के गुण हैं उनका योग है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का निर्माण जो है किसके योग से होता है? फर्स्ट है कोषों के योग से, सेकंड ऊतकों के योग से, थर्ड है हड्डियों के योग से, एंड फोर है नसों के योग से। गाइज, मानव शरीर का जो निर्माण है ये कोषों के योग से होता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की किस तरह की भूमिका है? फर्स्ट है आकर्षक भूमिका, सेकंड है महत्वपूर्ण भूमिका, एंड सी है अपूर्व अनुमेय भूमिका, एंड फोर है नाम मात्र की भूमिका। गाइज, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में जो है वंशानुक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन जो बी है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? फर्स्ट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सेकंड है अभिभावक एवं अध्यापक का, थर्ड है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, फोर है उपयुक्त में से कोई नहीं। गाइज, मानव विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का जो है, दोनों के योगदान का जो है परिणाम है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास है वो किसका परिणाम है? फर्स्ट है आर्थिक कारकों का, सेकंड है वंशानुक्रम का, थर्ड है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, एंड फोर्थ ऑप्शन है वातावरण का। गाइज, बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का जो है परिणाम है। ऑप्शन जो सी है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में जो है अपने माँ बाप से भिन्न होता है, मतलब थोड़ा सा ही अलग होता है। इसे किसके आनुवंशिक नियम के जरिए जो है विश्लेषित किया जा सकता है? फर्स्ट, कीटाणु के जननदेह सिद्धांत द्वारा, सेकंड है विभेद के सिद्धांत के द्वारा, सॉरी ये यहाँ पे विभेद है, विभेद, थर्ड है समानता के सिद्धांत के द्वारा, एंड फोर है अवनति के द्वारा। गाइज, ये जो है विभेद का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत जो है इसको देखा जा सकता है या कहीं किसको जो है विश्लेषित किया जा सकता है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना, आनुवंशिकता का जो है गाइज यहाँ पे जो है आनुवंशिकता को यहाँ पे को है, आनुवंशिकता को किसकी सामाजिक संरचना मानी जाती है? तो आनुवंशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ठीक है। आनुवंशिकता को जो है किस तरह की सामाजिक संरचना मानी जाती है? तो आनुवंशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिर। नेक्स्ट, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करेगा? वातावरण पर बिल्कुल निर्भर करता है, वंशानुक्रम बिल्कुल निर्भर करता है, एंड सी ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर। तो ये जो सी ऑप्शन है ये सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, दोनों पर ही निर्भर करता है, वातावरण एवं वंशानुक्रम। तो आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर देना होगा। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव जाति में कौन से व्यक्ति के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? फर्स्ट है आनुवंशिकता का अंतर, सेकंड है पर्यावरण का अंतर, थर्ड है आनुवंशिक व पर्यावरण की अंतःक्रिया, एंड फोर्थ डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज, ये जो आनुवंशिकता और जो ये पर्यावरण की जो अंतःक्रिया है यही जो है हमारी जो विविधता है उसका मुख्य कारण है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को जो है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है होम्योस्टेटिस, एंड सी है आनुवंशिकता, एंड डी है पर्यावरण।
गाइज माता पिता या कहें कि वंशजों से जो माता पिता से वंशजों में जो गुण या कहें कि लक्षण जो आते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उनको जो है आनुवंशिकता कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम जो है निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में जो है वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को। ऑप्शन बी है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को। ऑप्शन सी है शारीरिक संरचना के विकास को। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को। गाइज संज्ञानात्मक विकास में जो है वंशानुक्रम मस्तिष्क जैसी जो शारीरिक जो संरचना के जो मूलभूत स्वभाव होते हैं उनको निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक नहीं है? आनुवंशिकता संबंधी कारण है। इनमें से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारण है? ऑप्शन ए है आंखों का रंग। ऑप्शन बी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। ऑप्शन सी है चिंतन पैटर्न, यहाँ पे जो है चिंतन पैटर्न एंड ऑप्शन डी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो गाइज ये जो आनुवंशिकता संबंधी कारण जो है वो है आंखों का रंग। बाकी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता ये कोई मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि माता पिता सामाजिक में घुल मिल कर रहे हैं तो बच्चे भी घुल मिल कर रहे हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। एंड उनका सोचने का जो पैटर्न है वो सेम हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। एंड समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो आंखों का रंग ये जरूरी है। आनुवंशिकता में जो है आंखों का रंग जो है सेम होता है। तो आनुवंशिकता का कारण कौन सा इनमें? आंखों का रंग। जैसे माता पिता की आंखें अगर अलग होंगी तो बच्चे की आंखें भी जो है अलग ही होंगी, मतलब उनसे मिलती जुलती ही होंगी। किसी की होती है ना थोड़ी अलग ही कलर की होती हैं, नीले की, किसी की पीली। तो उनके माता पिता की जैसी आंखें होगी उनकी बच्चों की भी वैसी होंगी, ज़्यादातर संभावना यही होती है। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व जो है किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है केवल शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी है केवल आनुवंशिकता का। गाइस मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण की जो अंतःक्रिया है उसका ही परिणाम है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का जो है व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और किसके अनुसार पड़ता है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम और वातावरण जो है व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो ये तो सही बात है। ऑप्शन सी है वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये भी सही बात है। एंड ऑप्शन डी है वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, तो दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बी में केवल वंशानुक्रम है, सी में केवल वातावरण है, लेकिन डी में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही है, तो दोनों के दोनों जो है ये प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में व्यक्ति की विभिन्नता के निर्धारक जो है किससे संबंधित होते हैं? मनुष्य में जो व्यक्ति की विभिन्नता के जो निर्धारक हैं वो किससे संबंधित होंगे? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता। ऑप्शन बी है वातावरण के साथ अंतःक्रिया। ऑप्शन सी है वंशानुक्रम में विभिन्नता। ऑप्शन डी है वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। ये जो हमारा जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा कि दोनों के साथ जो अंतःक्रिया होगी, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों में जो अंतःक्रिया होगी उसी के फलस्वरूप ही जो है व्यक्तियों में जो है विभिन्नता पाई जाती है। तो दोनों का ध्यान रखना, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में, ठीक है, दोनों के साथ ही जो है दोनों के कारण ही जो है व्यक्तियों में विभिन्नता होती है। नेक्स्ट, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण होता है, ऑप्शन ए है माता पिता द्वारा, माता पिता मतलब दोनों के द्वारा। ऑप्शन बी है केवल पिता के द्वारा। ऑप्शन सी है केवल माता के द्वारा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गाइस लिंग का निर्धारण जो है ये जो है पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है वंशानुक्रम। ऑप्शन बी है जैव अजैव। ऑप्शन सी है परिवार। ऑप्शन डी है पशु। गाइस जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें जैव और अजैव दोनों ही सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव और अजैव दोनों ही।
प्राकृतिक जो वातावरण है या फिर कहीं के प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें जो है जैव और अजैव दोनों ही जो है सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। ऑप्शन ए XP, ऑप्शन बी CX, ऑप्शन सी XY, ऑप्शन डी XX। गाइस, लड़का पैदा होने के लिए जो है उत्तरदायी जो क्रोमोसोम है वो है XY। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड लड़की पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम है वो है XX। लड़की के लिए XX, सॉरी। नेक्स्ट, आनुवांशिकता एक की कौन सी सामाजिक संरचना मानी जाती है, मतलब किस तरह की जो है सामाजिक संरचना मानी जाती है। तो ये जो है ऑप्शन ए है द्वितीयक, ऑप्शन बी है गतिक, ऑप्शन बी है गतिक, ऑप्शन सी है प्राथमिक, ऑप्शन डी है स्थायिक। गाइस, आनुवांशिकता जो है एक स्थायिक संरचना मानी जाती है। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वातावरण एवं पालन पोषण से, ऑप्शन बी है व्यवहार एवं वातावरण से, ऑप्शन सी है वातावरण एवं जीव विज्ञान से, ऑप्शन डी है आनुवांशिकी एवं वातावरण से। प्रकृति पोषण जो विवाद है ये आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों से ही जो है संबंधित है। नेक्स्ट, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में जो है संक्रमित होती है। ये किसका कार्य है। इस जन्मजात योग्यता के लिए योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का जो है निर्माण करना है। ठीक है, मनुष्य की जो बुद्धि है वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और किसका कार्य है कि इसको जो है जन्मजात योग्यता के विकास के लिए जो है उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। ऑप्शन ए है जलवायु, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है वातावरण, ऑप्शन डी है क्षेत्र। गाइस, इन परिस्थितियों का निर्माण जो है ये वातावरण करता है या कहीं की पर्यावरण। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, सही नहीं है। फर्स्ट है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना वंशानुक्रम, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। एंड ऑप्शन बी है वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है। एंड डी विकास जो है प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सी है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही पूछ रहे हैं, सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए जो है विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जो है जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य जो है अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संरचनावादी, ऑप्शन सी सामाजिक संरचनावादी, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। गाइस, ये जो स्टेटमेंट जो ऊपर जो बात कही गई है ये जो है पारिस्थितिकी से संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के संदर्भ में जो है गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है ऑप्शन ए है यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑप्शन बी वंशानुक्रम जो है बालक का लिंग निर्धारण करता है, और ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये शारीरिक संगठन में भी योगदान देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेश होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये जो चौथा है ये गलत है और यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है।
ऑप्शन ए, यह सब हम सब वातावरण से संबंधित है, बिल्कुल सी बात है। जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृकों का सापेक्ष योगदान, सापेक्ष जो योगदान है वो योगात्मक नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण का एक साथ परिचालित नहीं होता, ये भी गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पूरक होते हैं, तो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, तो ये जो सी है ये भी गलत है। डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के जो है विकास में 50-50% योगदान देते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड बाकी जो है सारे सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उचित है या कहीं की समुचित है। ऑप्शन ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे सापेक्षिक है, सापेक्षिक। बी, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, ये तो नहीं है। ऑप्शन सी, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। परिवेश की भूमिका भी जो है स्थिर नहीं रहती है, परिवेश भी जो है बदलते रहते हैं। ऑप्शन डी, व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, ये भी गलत है। ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है और बाकी सभी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन जो ए है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने यही पूछा कौन सा सही है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा है। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद है उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, जैविक या विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां। ऑप्शन सी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। ऑप्शन डी, हमारे आसपास का वातावरण। गाइस जी, प्रकृति पोषण वाद विवाद में जो है प्रकृति से अभिप्राय ये है कि जैविक या विशिष्टताएं या कहें कि वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति पालन जो पोषण वाद विवाद है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है या कहें कि कौन सा जो कथन है वो आपको सही लगता है। ऑप्शन ए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। गाइस ये बात तो सही है, उसका चरित्र किसी भी परिवेश के द्वारा जो ढाला जा सकता है, लेकिन बच्चे जो है खाली स्लेट के समान होते हैं, ये जो आगे वाली बात है ये गलत है, तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। बी, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं, यहाँ पे उस है, ये भी थोड़ा टाइपिंग है, उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पलते, ये भी गलत है। परिवेश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सी, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। गाइस ये कह रहे हैं कि परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, ये भी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। परिवेश और आनुवंशिकता दोनों का ही जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन डी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यहाँ पे गुथे हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है।
ऑप्शन ए है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। ऑप्शन बी है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। ऑप्शन सी है सतत तथा असतत अधिगम। और ऑप्शन जो डी है वो है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। गाइस ये भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है और सोनाली कह रही है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये दोनों ही जो हैं कहीं ना कहीं प्रकृति और पालन पोषण से संबंधित है। प्रकृति तथा पालन पोषण पर जो वाद विवाद है उससे संबंधित है, उसके बारे में जो चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की जो है पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता जो है प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से किसको जो है दर्शाता है? ऑप्शन ए है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा को। ऑप्शन बी है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, इसको। ऑप्शन सी है प्रकृति और पोषण पर बहस को। ऑप्शन डी है भाषा के विकास पर संज्ञान के प्रभाव को। ये भाषा है, यहाँ पे जो भाषा है गाइज, ये जो है एक बार फिर से देखते हैं। बच्चे जो हैं भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है और उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें, यहाँ पे ये लाइन देखो, उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति और पोषण पर बहस से संबंधित हो गया। ऑप्शन जो है सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह है उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार नहीं होते। ये तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, लड़के सेवा भाव वाले भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी, लड़कों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ये जो सी ऑप्शन है ये ठीक लग रहा है। एंड ऑप्शन डी, यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियाँ पूर्णतः विपरीत होती है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, उनकी जो रुचि है वो पूर्णतः विपरीत बता रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो साथ खेल भी सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी लड़कियां जो है कला के जो विषय हैं उनमें अंतर्निहित प्रतिभा होती है, एंड जबकि लड़के जो आक्रामक खेलों में जो है बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से जो है तैयार होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से क्या जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है? इनमें से जो मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कौन जन्मजात व्यक्ति के गुणों का योगफल है। ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी है युयुत्सा। गाइस ये जो वंशानुक्रम जो है ऑप्शन सी, ये जो है जन्मजात व्यक्ति के गुणों का योगफल है। नेक्स्ट, किसके अनुसार बालक का विकास जो है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी गैरेट। गाइस बालक का विकास जो है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये जो है वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वुडवर्थ के अनुसार है ये। नेक्स्ट, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। गाइज जब माता पिता का 21वां जो गुणसूत्र है वो 21वें गुणसूत्र जोड़े अलग न होने के कारण जो ये जो अवस्था होती है ये जो है डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? पुरुष में तो XY और महिला में XX। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? ऑप्शन ए है अंडाणु शुक्राणु से फिर ब्लास्टोसिस्ट और फिर युग्मनज, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस्ट फिर अंडाणु शुक्राणु फिर युग्मनज। ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस्ट फिर युग्मनज, यहाँ पे युग्मनज है, युग्मनज फिर अंडाणु शुक्राणु। ऑप्शन डी है पहले अंडाणु शुक्राणु फिर युग्मनज फिर बनेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो गाइस ऑप्शन जो डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले अंडाणु शुक्राणु फिर उसके बाद युग्मनज फिर ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों मिलती है? यहाँ पे भिन्नता है, टाइपिंग है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों मिलती है? ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण ये हो सकता है। ऑप्शन बी, वातावरण के प्रभाव के कारण, ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ये जो सी ऑप्शन है ये सबसे सटीक आंसर लग रहा है। एंड डी, जन्मजात विशेषताओं के कारण, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है ये सबसे बेटर ऑप्शन है। व्यक्तियों में जो भिन्नता होती है वो उसका कारण ये है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसके फलस्वरूप जो है व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है या कहीं की विविधता होती है। नेक्स्ट, किसकी विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है? ऑप्शन ए, चुनौतियां और सीमाओं की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन बी, खोज और पोषण की। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण की। ऑप्शन डी, स्थिरता और परिवर्तन की। तो गाइस ये ऑप्शन जो सी है इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है वंशानुक्रम है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम और पर्यावरण की जो है विशिष्ट अन्योन्य क्रिया के कारण ही जो है विकास के जो है विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप में जो है हो सकता है। नेक्स्ट, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए, वृद्धि और विकास। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिरक्षण। ऑप्शन सी, अनुशासन और पौष्टिक। ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो परस्पर प्रतिक्रिया होगी उसका परिणाम होगी। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहले सामान्य जो संयुक्त कोशिका होती है उसमें जो गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किनका नाम जो है जनन शास्त्र के पिता से जो है जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, रोज। ऑप्शन बी, गाल्टन। ऑप्शन सी, वुडवर्थ। ऑप्शन डी, क्रो एंड क्रो। गाइस जनन शास्त्र के पिता के रूप में जो है गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। गाइस पूरी तरह से निर्धारित की जाती है ये वाली बात गलत है, तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, ये भी गलत है। बच्चे में अगर जन्मजात विकार है तो पौष्टिक आहार क्या ही कर सकता है फिर। ऑप्शन सी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता
और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कुछ पहलू तो आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं और कुछ जो है पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी, पर्यावरण जो है केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी गलत है। तो सही जो स्टेटमेंट है या ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आनुवांशिकता जो है किसका गठन है? ऑप्शन ए वातावरण का, ऑप्शन बी मानसिक का, ऑप्शन डी आनुवांशिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। गाइस आनुवांशिकता जो है आनुवांशिक का गठन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। ऑप्शन बी, आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, या तो ए या बी। गाइज ये जो ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से जो है ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता जो है प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न जो है आवश्यक रूप से दर्शाता है, तो ये किसको दर्शाएगा? ऑप्शन ए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया, इसको। ऑप्शन बी, भाषा के विकास का जो संज्ञान प्रभाव है उसको। ऑप्शन सी, प्रकृति और पोषण पर बहस को। ऑप्शन डी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, इसको। गाइज ये जो है प्रकृति और पोषण पर जो बहस है उसको शो करेगा। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवांशिक बनावट जो है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, गोद लिए बच्चों का जो बुद्धि लब्धांक होता है वो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन के जैसा होता है, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे बुद्धिलब्धि जो होता है IQ वो उनके परिवेश के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो ये नहीं है कि भाई उनके भाई बहन है तो उनको दोनों को सेम हो, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है रॉन्ग है। ऑप्शन सी, अनुभव जो है मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करती, ये भी गलत है। अनुभव जो है मस्तिष्क के विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। विद्यालीकरण का जो है बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ऑप्शन ए, विकास की गुणात्मकता। ऑप्शन सी, शारीरिक गठन। ऑप्शन सी, पौष्टिकता की गुणवत्ता। ऑप्शन डी, संस्कृति। गाइज शारीरिक गठन के अतिरिक्त जो हैं सभी जो है वातावरणीय कारक जो है विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। ऑप्शन बी, चिंतन पैटर्न। ऑप्शन सी, आंखों का रंग। ऑप्शन सी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। गाइज ये जो आंखों का जो रंग होता है ये जो है मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी जो है कारक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, मतलब किस तरीके से जो है आनुवांशिक विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए, क्षैतिज। ऑप्शन बी, लंब रूप। ऑप्शन सी, क्षैतिज एवं लंब रूप दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गाइज मानव विकास का अध्ययन करने के लिए जो है आनुवांशिक विधि का उपयोग जो है क्षैतिज और लंब रूप जो है दोनों ही रूप में जो है उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होगा। गाइज लड़कों का जन्म होने के लिए जो है X और Y दोनों का मिलान होना जरूरी है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड लड़की के लिए XX गुणसूत्र आपको जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता की इकाई है। ऑप्शन ए युग्मनज, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी निषेचित कोशिका, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। गाइस आनुवांशिकता की जो इकाई है वो है जीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ। नर पैदा होने के लिए एक्स और जो है वाई गुणसूत्र होते हैं। तो मादा के पास तो एक्स होता ही है, लेकिन पुरुष के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो है नर के लिए वाई मतलब निर्धारित करेगा ना, तो यहाँ पे जो है वाई गुणसूत्र जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए है परिवेशीय प्रभाव जो है पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। परिवेशीय प्रभाव जो है पूर्ण रूप से तो नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पे जो बात है ना, पूर्ण रूप से जो है एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, तो ये तो गलत है। बी, मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये भी गलत है। दोनों के दोनों ही प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रियाओं के रूप में जो है मानव विकास को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो है सी, ये बिल्कुल सटीक है, मतलब सही है। ऑप्शन डी, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, तो ये भी गलत है। आनुवांशिकता के साथ साथ जो है पर्यावरण भी जो है उसको व्यक्ति के विभिन्नताओं का कारण है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है। वंशानुक्रम का नियम जो है कौन सा नहीं है। समानता ये तो है, भिन्नता ये भी है, प्रत्यगमन ये भी है, लेकिन अभिप्रेरण जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से ये जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का आरंभ जो है मूलतः घटित है। ऑप्शन ए 2 कोष से, ऑप्शन बी केवल 1 कोष से, ऑप्शन सी कई कोष से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाइस मूल मनुष्य जीवन का जो आरंभ जो है मूलतः केवल एक ही कोष से ही जो है घटित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा, यह बयान जो है किसके महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए प्रारंभिक अनुभव, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी आनुवांशिकता, ऑप्शन डी आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। गाइस अगर एक बच्चा पहले से ही मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, तो ये जो है इस बात पर जोर देगा कि वो आनुवांशिकता से यह बयान जो है आनुवांशिकता के महत्व पर जोर देगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज इस वीडियो की PDF लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।